हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज आइलैंड। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूं एक नए टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। जी हां दोस्तों, आप लोगों को पता ही हमारे इस चैनल में क्लास 9, 10 के मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे टॉपिक को डिस्कस किया जाता है। तो आज का जो टॉपिक मैंने चुना है वो क्लास 9 के फिजिक्स से है। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक ग्रेविटेशन चैप्टर से मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को लिया है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, साथ ही साथ मैं उसके वैल्यू के बारे में बताऊंगा कि वो वैल्यू आखिर कैसे आता है और कितना होता है। तो चलिए हम लोग ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे और सीधे चलते हैं हमारे आज के एक्सप्लेनेशन में। तो दोस्तों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताने से पहले इसमें प्रेजेंट दो वर्ड को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जो पहला वर्ड है एक्सेलरेशन और दूसरा वर्ड है ग्रेविटी। हम लोग पहले इसको जान लेते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है और ग्रेविटी क्या होता है। हालांकि ग्रेविटी के लिए मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशन क्या है, हमने अच्छे से इसे समझाया हुआ है, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ आई बटन पे लिंक देख पा रहे होंगे, आप उसे क्लिक करके सीधा वो वीडियो देख सकते हैं। तो हम लोग अभी पहले समझ लेते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। दोस्तों, मान लेते हैं कि आप किसी एक पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकते हैं। मान लिए कि अभी एक पत्थर ऊपर की तरफ फेंके, तो निश्चित ही जब आप इसे ऊपर की तरफ फेंक रहे होंगे तो इसमें आप कुछ फोर्स लगा रहे होंगे। जब आप किसी भी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो आप नीचे से कुछ फोर्स लगाते हैं और आपके फोर्स की वजह से, आपके बल की वजह से उस पत्थर में कुछ वेलोसिटी आया होगा, कुछ गति आया होगा। तो मान लिए अभी कि इसमें आपने 20 किलोमीटर पर आवर का वेलोसिटी डाल दिया। आपके फोर्स की वजह से इसमें कितना वेलोसिटी आ गया? 20 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों, आपको पता है कि जैसे जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ बढ़ता है वैसे वैसे उसका वेलोसिटी घटता चला जाता है, वेलोसिटी धीरे धीरे कम होते जाता है। आप इसको वेलोसिटी भी कह सकते हैं, आप इसे स्पीड भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पीड और वेलोसिटी में बस छोटा सा अंतर है कि यदि आपका मूवमेंट एकदम से एक प्रॉपर डायरेक्शन में हो रहा है तो हम लोग वेलोसिटी कंसीडर करते हैं, और यदि मूवमेंट आपका किसी भी डायरेक्शन में हो रहा है तो आप स्पीड बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये एकदम से एक प्रॉपर डायरेक्शन में हो रहा था तो आप इसे वेलोसिटी या स्पीड कुछ भी कह सकते हैं। तो अभी मैं वेलोसिटी कहता हूं कि अभी माना कि यहाँ 20 किलोमीटर पर आवर का वेलोसिटी से आपने इसे ऊपर की तरफ फेंका, तो जैसे मैंने बताया कि धीरे धीरे इसका वेलोसिटी कम होता चला जाएगा। मान लिए कि इस जगह पे गया तो ये 10 किलोमीटर पर आवर हो गया, फिर इस जगह पे गया तो ये 5 किलोमीटर पर आवर हो गया, और फाइनली जब यहाँ ये ऑब्जेक्ट पहुंचता है, जब वो पत्थर आपने जिसे फेंका है वो यहाँ पहुंचता है तो इसका वेलोसिटी निश्चित ही 0 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से ये पत्थर जैसे जैसे ऊपर जा रहा था तो इसका वेलोसिटी घटता चला जा रहा था। अब यहां जब पहुंच जाता है तो जैसे मैंने बताया कि यहां जब पहुंचेगा तो रेस्ट के पोजीशन पे आ जाएगा, ये पत्थर रुक जाएगा। रुकने से मेरा ये मतलब नहीं कि वो हवा में बस टंगा जाएगा, वो वहीं पे रुक जाएगा। वो अब वहां से वापस धीरे धीरे नीचे आने शुरू हो जाएगा। यहां से इसका अपने आप, यहां से तो आपने फेंका था, इसमें कुछ फोर्स देके कुछ वेलोसिटी आपने दिया था, लेकिन यहां से जब वो नीचे की तरफ आएगा तो वो इस ग्रेविटी की वजह से आएगा। ये जो आपका पत्थर रुका धीरे धीरे वो भी ग्रेविटी की वजह से, और ये पत्थर अब जो नीचे की तरफ आएगा वो भी ग्रेविटी की वजह से आएगा। तो दोस्तों, जब ये पत्थर फिर वापस नीचे आने शुरू होगा तो एक बार फिर से जिस तरह से यहाँ इसका धीरे धीरे वेलोसिटी घटता चला गया था, इसका वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाएगा, क्योंकि विद द ग्रेविटी आ रहा है तो इसका वेलोसिटी बढ़ेगा ही। तो मान लिए कि इस जगह पे 0 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अभी वो चलने शुरू हुआ है, वहां से नीचे उतरने शुरू हुआ है, यहाँ पे आया तो फिर से मान लेते हैं कि इसमें 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड आ गया। इस पोजीशन पे 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड आ गया, और फाइनली यहाँ 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड आ गया, मान लिए। अब ये ऑब्जेक्ट वापस आपके हाथ में है। ये अब एक बात को ठीक से समझिएगा कि जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, जब इसका वेलोसिटी कम हो रहा था तो निश्चित ही कुछ समय ये लिया होगा। ये जब 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में था और जब 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आया तो 20 से 10 तक आने में कुछ तो समय लगा होगा इसे। मान लेते हैं इसको आने में अभी तक 5 सेकंड का टाइम लगा होगा।
मान लिए 5 सेकेंड्स का टाइम लगा उसको 20 से 10 तक जाने में। अब यहां से फिर से जब इसमें जाएगा तो निश्चित ही एक बार फिर से ये कुछ ना कुछ टाइम लेगा, क्योंकि बॉडी अगर मूव कर रहा है तो टाइम तो लेगा ही, पक्का है। तो यहां से फिर यहां आएगा तो फिर से मान लीजिए कि 5 सेकेंड का ही टाइम लगा, 5 ही लगा। और यहां से फिर यहां आया तो मान लिए कि ये 2 सेकेंड का टाइम लिया। तो जैसे जैसे ये वेलोसिटी कम हो जा रहा था वैसे वैसे टाइम भी ले रहा था वो। अब साथ ही साथ इस पार्ट में भी सेम चीज होगा, जैसे जैसे उसका वेलोसिटी बढ़ता चला जाएगा वो कुछ ना कुछ टाइम जरूर लेगा। तो सेम टू सेम हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं ये 2 सेकंड का लेगा, ये 5 सेकंड का लेगा और फिर से ये 5 सेकंड का लेगा। अब जो चीज मैं बताने वाला हूं उसको थोड़ा सा ठीक से समझिएगा। तो दोस्तों जब कोई मूवमेंट हो रहा होता है कुछ टाइम को लेके और उस मूवमेंट में जब वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ता है या घटता है, आप यहां पर इस साइड के केस में आप देखिए इसका वेलोसिटी धीरे धीरे घट रहा है। तो वेलोसिटी जब घटता है या वेलोसिटी बढ़ता है, अगर उस बढ़ने या घटने को एक यूनिट टाइम में हम कंसीडर कर लें, यूनिट टाइम कहने का मतलब मान लेते हैं वो 1 सेकेंड में हम देख लें कि कितना घट रहा है या कितना बढ़ रहा है, या अगर मान लें 1 घंटे में 1 आवर में हम वो कंसीडर कर लें कि कितना उसका स्पीड बढ़ रहा है या कितना स्पीड घट रहा है, तो उसको हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। मेरे ख्याल से एक्सेलरेशन समझे आप कि जितना वेलोसिटी में चेंजेस आता है यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम कहने का मतलब 1 सेकेंड ले सकते हैं, 1 मिनट ले सकते हैं, 1 आवर ले सकते हैं, तो उसे ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका डेफिनेशन भी कुछ ऐसा होता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। रेट ऑफ कहने का मतलब ये हो जाता है यूनिट। हम लोग अक्सर कोई चीज का पूछते हैं ना कि भाई रेट क्या चल रहा है, मान लेते हैं हम पूछ ले कि आलू का रेट क्या चल रहा है, तो दुकानदार क्या बताएगा, भैया अभी 40 रुपए चल रहा है। तो रेट कहने का मतलब 1 केजी का उन्होंने प्राइस बताया, तो रेट का मतलब ये हो जाता है यूनिट 1। तो यहां पे मैंने क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के चेंज होने में जो यूनिट टाइम में जो चेंजेस आ रहा है उसे ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो होप आप एक्सेलरेशन को अच्छे से समझ पाए होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा ग्रेविटी में। तो दोस्तों ग्रेविटी कहते हैं जिस फोर्स से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रही है, उस अट्रैक्शन फोर्स को हम ग्रेविटी कहते हैं। हालांकि कोई भी दुनिया का कोई भी 2 ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को खींच रहा होता है, लेकिन अर्थ जिस फोर्स से नीचे की तरफ खींच रही होती है उसका हम लोग नाम ग्रेविटी देते हैं, और बाकी का अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो हम लोग ग्रेविटेशन कहते हैं। तो होप अब आप एक्सेलरेशन और ग्रेविटी को अच्छे से समझ गए होंगे। अब समझते हैं कि आखिर इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों कहते हैं। तो मेरे ख्याल से अब थोड़ा बहुत आपको क्लियर अपने आप हो गया होगा कि इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों कहते हैं। अभी मान लिए कि इन दोनों ही केस में आपने देखा कि इसमें जो एक्सेलरेशन आ रहा था, अभी जो यहाँ आप देख पाएंगे कि जो सबसे पहले जो आपके फोर्स की वजह से वेलोसिटी आया था 20 किलोमीटर पर आवर था, उसमें घट गया फिर हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें जो चेंजेस आ रहा था इसमें टाइम कितना लग रहा था, 5 सेकेंड। तो आप देखिए कि आखिर चेंजेस कितना आया। तो यहाँ 20 था, यहाँ घट के 10 हो गया, यानी 20 में जब 10 को माइनस करेंगे तो आपका 10 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज हुआ। तो 10 किलोमीटर पर आवर जो इसमें घटा था वो कितने टाइम में, 5 सेकेंड में। तो हमने बताया कि एक्सेलरेशन क्या होता है कि 1 सेकेंड में जितना वो वेलोसिटी में चेंजिंग आ रहा है। तो अभी यहाँ ये 5 सेकेंड में हुआ था, अब हम लोग निकाल लेते हैं कि आखिर 1 सेकेंड में कितना इसमें चेंजेस आया है। तो दोस्तों यहाँ देखिए कि 5 सेकेंड में इन 5 सेकेंड वेलोसिटी चेंजेस कितना, 10 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों यहां था मेरा टाइम सेकंड में, यहां जो स्पीड मेरा था किलोमीटर पर आवर में, तो इसे भी आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 10 किलोमीटर पर आवर आपको पता होना चाहिए कि किलोमीटर पर आवर को जब आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे आप इसमें किए तो ये बन गया मीटर पर सेकंड। तो 5 सेकंड में ये इतना मीटर पर सेकंड चेंजेस आ रहा था, तो 1 सेकंड में क्या हो जाएगा चेंजेस इसमें, इतना डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए,
यानी कि 10 इंटू 5/18 डिवाइडेड बाय 5। इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करेंगे आगे आप, तो 10 इंटू 5/18 मल्टीप्लाई 1/5, तो 5 कट जाएगा, यानी 10/18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही चीज आ गया आपका एक्सेलरेशन। इसे ही हम एक्सेलरेशन कहेंगे कि इसमें जो 20 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड था, घट के 10 किलोमीटर पर आवर हुआ। कितना टाइम लगा उसमें? 5 सेकंड। तो 5 सेकंड में इतना घटा था, तो 1 सेकंड में कितना घटा मैंने यहां पे निकाल के दिखाया कि 10/18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जितना वेलोसिटी में डिक्रीज हुआ या जितना वेलोसिटी, अगर यहां हम इंक्रीज की बात करेंगे इस केस में, जितना वेलोसिटी इंक्रीज होगा यूनिट टाइम में, 1 सेकंड में या 1 आवर में, उसे ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं। होप आप समझ पाएंगे कि एक्सेलरेशन किसे कहते हैं। तो इस केस में आप देखिए कि ये जो वेलोसिटी घट रहा है या जो इस साइड जो वेलोसिटी बढ़ रहा है, किसकी वजह से ये घट रहा है? इस ग्रेविटी की वजह से, यानी कि अर्थ जिस फोर्स से नीचे की ओर खींच रही है, उसी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इस एक्सेलरेशन में चेंजेस आ रहा है। तो दोस्तों, जो एक्सेलरेशन अर्थ की वजह से होता है, अर्थ के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से होता है, उसी एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। एक बार फिर से मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं कि इसके नाम में ही जैसे लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि वैसे एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी की वजह से हो रहा होता है, उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप देख पाएंगे कि ये दोनों पत्थर में ग्रेविटी इन्वॉल्व था। यहां आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे थे, तो नीचे से अर्थ उसको अपनी ओर खींच रही थी, तो यहां भी ग्रेविटी था। और जब ये पत्थर अपने आप नीचे की ओर आ रहा था फ्री फॉल में, तो यहां पर भी कहेंगे ग्रेविटी इसमें इन्वॉल्व था। हालांकि ये दोनों ही केस में एक चीज का हमेशा ध्यान रहे कि इसको रोकने वाला कोई नहीं हो। रोकने वाला कोई नहीं हो मतलब, यहां जो हम लोग ऊपर की तरफ फेंक रहे होते हैं, तो आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है, तो कहेंगे कि चारों ओर एयर इसको रोक रहा होता है। सेम चीज अगर आप बोलिए कि सर अगर हम पानी में डाल देंगे किसी ऑब्जेक्ट को, तो पानी में भी क्या इसका एक्सेलरेशन सेम ही रहेगा? तो दोस्तों, अभी मैंने क्या कहा कि इसका मीडियम बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। इसको जब आप ऊपर से छोड़ रहे होते हैं या नीचे से ऊपर आप फेंक रहे होते हैं, तो उसको रोकने वाला कोई नहीं होना चाहिए। अगर आप पानी में जब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे डालेंगे, तो वहां पानी उसको रोक रहा होगा। अब आप सोचिए कि सर इसमें जब ऊपर की तरफ हम फेंकेंगे, तो यहां भी तो हो सकता है हवा इसे रोकेगा। तो हवा को हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं। एयर की वजह से जो एटमॉस्फेयर में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उन सब को हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं। इसीलिए हम लोग एयर मीडियम में भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम ही मान लेते हैं। हालांकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो प्रॉपर वैल्यू आता है, वो वैक्यूम में आता है। वैसे जगह पे जहां पर एयर वगैरह कुछ भी ना हो, एकदम से खाली हो, और वहां जब आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर गिरा रहे होते हैं, या वहां यदि किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे होते हैं, तो वहां आपको इस जी का वैल्यू एकदम से करेक्ट आएगा, प्रॉपर आएगा। तो जी का वैल्यू आखिर क्या आता है, जी का वैल्यू कितना होता है और किस तरह से इसका वैल्यू फाइंड करते हैं, चलिए अब हम लोग इसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों, आप लोगों को ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पता होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। F इक्वल्स टू, आप देख पाएंगे कि F इक्वल्स टू होता है कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब ये सारी चीजें क्या हैं, ये आपको पता होने चाहिए कि कैपिटल G जो है वो है एक कांस्टेंट, जिसे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दूसरा है कैपिटल M, ये मास ऑफ द अर्थ है। स्मॉल m, जिस ऑब्जेक्ट का हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट का मास है। और ये जो r है वो है रेडियस ऑफ द अर्थ। अब आगे आते हैं, एक हम लोग फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, F इक्वल्स टू होता है ma, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन। बट इन केस ऑफ ग्रेविटी वो a कन्वर्ट हो जाएगा g में, तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा F इक्वल्स टू mg। तो दोस्तों, पहले जो फोर्स का फॉर्मूला हुआ था, आपका अट्रैक्शन फोर्स, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला ये था, इसको मैंने इक्वेशन 1 माना। और दूसरा कोई भी नॉर्मल फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू जी, इसको मैंने
इक्वेशन 2 माना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप देख पाएंगे कि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों में ही है, दोनों फोर्स का ही वैल्यू है, तो मैं इन दोनों को इक्वल लिख सकता हूं। तो ये दोनों को मैंने इक्वल लिखा। जब मैं इसे सॉल्व करता हूं, इस m को इस साइड ले आता हूं, तो ये मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में हो जाएगा। ये डिवाइड साइन जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर हो जाएगा, दोनों m कट जाएगा। तो फाइनली जो स्मॉल g का वैल्यू आएगा वो आएगा कैपिटल G इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला हो जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या हो गया, ये आपको पता चल गया, कैपिटल G इंटू कैपिटल M बाय आर स्क्वायर। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू हम लोग जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो आखिर कहां से फाइंड होता है, वो कैसे हम लोग पता कर पाएंगे, वो मैं बताता हूं। तो अभी मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि जस्ट अर्थ के ऊपर है। एक ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा था जो कि अर्थ में जस्ट अभी पहुंचने वाला है, अभी ये पहुंचा नहीं है। तो अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को ना आप नेग्लिजिबल मान सकते हैं, लेकिन वो अभी कुछ डिस्टेंस जरूर है। अगर वो डिस्टेंस को हम नहीं रखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट सीधा अर्थ पे आके गिर जाएगा। तो अर्थ पे जब गिर जाएगा तो हम लोग को ये वैल्यू प्रॉपर फाइंड नहीं होगा, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन खत्म हो जाएगा, उसमें एक्सेलरेशन रहेगा ही नहीं। अभी जब अर्थ को टच नहीं किया है तो कहेंगे कि इसमें कुछ एक्सेलरेशन है इस ऑब्जेक्ट में। तो अभी माना कि ये पत्थर जस्ट इस अर्थ में गिरने वाला है, यहाँ पर जस्ट टच नहीं हुआ है, लेकिन इतना सा ही गैप है कि आप उसे नेग्लिजिबल मान सकते हैं। इस केस में जो ग्रेविटी का फॉर्मूला आप जानते हैं उसको देखिए पुट करना है। तो स्मॉल g इक्वल्स टू क्या होता है, कैपिटल G इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ। यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस को रेडियस ऑफ द अर्थ लेंगे। यहाँ पे हालांकि हमने बोला कि ये रेडियस ऑफ द अर्थ है, बट जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे तो उस समय जरूरी नहीं कि रेडियस ऑफ द अर्थ। इस समय पर ये r होगा कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। जिस दो ऑब्जेक्ट के बीच आप अट्रैक्शन फोर्स निकाल रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हैं, ये कैपिटल R उसी के बीच का डिस्टेंस होगा। लेकिन यहां पर ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट के बीच में तो डिस्टेंस मैंने अभी बोला है कि नेग्लिजिबल है, तो ये आखिर इसमें अट्रैक्ट तो हो रहा है ना। तो कहां से कहां तक लेंगे, ये इसके सेंटर से लेके इस डिस्टेंस को हम लोग R मानते हैं। तो सेंटर से अर्थ के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस रेडियस हो जाएगा, इस अर्थ का रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यहां पर R है रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यहां पर मैंने लिखा है वेयर कैपिटल G इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जैसे अभी मैंने बताया ही। और इसका वैल्यू क्या होता है ये देख लीजिए। कैपिटल G का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दोस्तों इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है। अब जो ये कैपिटल M लिखा है तो मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ भी आपको पता है फिक्स्ड होगा, ये होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। अब अगला पॉइंट था कि R जैसे मैंने बताया कि अभी हम लोग R इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस, यानी कि अर्थ के सेंटर से इस पत्थर के बीच का डिस्टेंस को लेंगे। तो ये दोनों डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो रेडियस ऑफ द अर्थ होता है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। तो अब इस फॉर्मूला में आप इन वैल्यूज को पुट कर दीजिए। जैसे आप देख पा रहे होंगे स्मॉल g इक्वल्स टू, मैंने ये कैपिटल G का वैल्यू लिखा है यहाँ पे 6 इंटू 6 7 इंटू 10 टू द पावर -11, और ये कैपिटल M यानी मास ऑफ द अर्थ को मैंने यहाँ लिखा हुआ है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाय ये रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। तो आप देख पाएंगे मैंने यहाँ लिखा है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही वैल्यू होता है स्मॉल g का। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है आप अच्छे से समझ पाए होंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला कैसे हमें मिलता है आप ये भी समझ गए होंगे, और साथ ही साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कैसे आता है आपने ये भी जान लिया है। आप लोग हमारा वीडियो बहुत पसंद कर रहे हैं, आप लोग का बहुत प्यार मिल रहा है, आप सभी को हमारे तरफ से तहे दिल से धन्यवाद।
तो ऐसे ही आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए। मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छा टॉपिक आप लोग के बीच लाता रहूं। 9, 10 के मैथ साइंस के सारे टॉपिक को धीरे धीरे आप लोग के सामने ला के रखूंगा। साथ ही साथ यदि आप लोग को कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या कोई चैप्टर आपको पढ़ना है तो आप उन्हें भी हमारे कमेंट सेक्शन पे लिख के बता सकते हैं। दोस्तों बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने भाई बहन दोस्तों सगे संबंधी को इन वीडियोस को जी भर के शेयर कीजिए। हमारे साथ हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।